स्वागत है आपका अपने डीके सर क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज आपको बता दूं कि युक्ति का सार संग्रह का जो सेशन चल रहा था, उस संविधान का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड है। आज संविधान का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, तो आपको दिखा दूं, पूरा इंडेक्स दिखा देता हूं आपको। विषय सूची 25,000 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, पूरा आप देख लीजिए। और क्या क्या हो चुके हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मध्यकालीन इतिहास और इतिहास के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, भूगोल के सभी अपलोड हो चुके हैं, और संविधान आपको बता दूं अर्थव्यवस्था के, विज्ञान के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज बारी किसकी है? तो आज बारी है संविधान की बारी है। तो संविधान के सेशन को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। ये आज सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, चैनल पे विजिट करके तुरंत देख लें, फिर आप फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें। चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। यहीं से छोड़ा था। अब आज हमारी बारी थी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करने की। तो आज हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो बताओगे। एक राज्यों के संघ के बारे में जो कहा गया है, भारत में राज्यों का क्या कहा गया है? संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो 1953 में जो है भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ। किस राज्य में नाम परिवर्तन करने का अधिकार होता? तो संसद को जो है नाम परिवर्तन करने का अधिकार होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, बने रहें, आपको पूरे सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने से विलंबित किया, मतलब देर में शामिल हुए? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है ये जो है देर कर दिया था इन्होंने। अभी कैसे कैसे शामिल हो, तो इनकी भी चर्चा आगे की जाएगी। अब क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में शामिल करने के लिए अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर बताएं। संसद जो है ऐसा कर सकती है, नए राज्य बनाने में और नए राज्य को शामिल करने में। कोई बाहरी देश का कोई राज्य आके अपने भारत में मिलना चाहता तो संसद को शामिल कर सकती है। क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो 20 सीटें जो है लोकसभा में निर्धारित हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य बनाए जाने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 29, लेकिन इस समय टोटल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए, 2000 कहा गया है 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। इसको डेट याद कर लेना प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ पर 28 राज्य, यहाँ पर 8 कर ले तो करेक्ट हो जाएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो आप क्या बताओगे? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों को भारत के विलय के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों को शामिल करने का प्रयास किया था और सफल भी हुए। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो बताओगे 1956 में हुआ था, फजल अली आयोग के आधार पर। चलते हैं, भाषाई आधारों पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो बताओ, आंध्र प्रदेश जो है प्रथम राज्य था। चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो बताओगे 1953 में गठित हुआ था। पांडिचेरी किस वर्ष भारतीय संघ में शामिलित हुआ? तो 1962 में जो है पांडिचेरी जो है भारत के संघ में शामिल हुआ था। बने रहे प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते, पूरा संविधान आपके मध्य में घुस जाएगा। चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई? आप बताएं। जब 1956 में 14 राज्य तथा 5 जो है केंद्र शासित प्रदेश हुए। आज तो आप जान रहे हैं 8 राज्य तथा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर 8 ही अभी साथ दिख रहा है। अब इस समय कितने? 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ? तो बताओगे 1975 में। ये सिक्किम वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत में 28वां राज्य कौन सा था? बताओगे झारखंड है। और 29वां राज्य कौन बना था? तो बताओगे तेलंगाना बना था। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये आपको। चलते हैं, उत्तराखंड राज्य का सृजन 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे, तो विशेष वर्ग का राज्य के रूप में दर्जा दिया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत क्या कहा गया? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, इसके बारे में बात की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों को व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो 1956 में पुनर्गठन पूरा हुआ था। हरियाणा राज्य कब बना? तो बताओ, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था। अब नागरिकता, 10वां चैप्टर नागरिकता आ गया है।
भारतीय संविधान में कौन किस नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारत संविधान में एकल नागरिकता, मतलब आपको केवल भारत का है तो भारत, अलग कहीं की नागरिकता ले तो भारत की नागरिकता छीन जाएगी आपकी। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया? तो कानून किसके तहत बना सकता है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या था? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने का तरीका हो सकता है। चलते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने व होने के विषय में विस्तार की चर्चा किसमें? 1955 के नागरिकता अधिनियम में किया गया है। कितने वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष से यदि आप कहीं विदेशों में रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। चलते हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है, वहाँ राज्य की नागरिकता अलग होती है और जो है केंद्र का अलग नागरिकता होता है। चलते हैं। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पर? देखिए, अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएसए में दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें सक्षम निकाय कौन सा? तो नागरिकता प्रदान करने के लिए सक्षम कौन सा? तो संसद है, पार्लियामेंट। अब चलते हैं, बात करें तो मूल अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस बने रहे प्यारे साथियों। मूल अधिकार किस संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप क्या बताओगे? भाग जो है 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। 3 का संबंध किससे है? तो देखिए पता है, वही क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता प्रदान किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? संविधान में पूछा गया है, भारतीय संविधान में द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने संविधान प्राप्त किए गए थे तो 7, लेकिन है कहता तो 6 होता। देखिए, है और थे में अंतर है। कितना संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। अब कितने हैं? तो 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो बताओ, राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे? सर्वोच्च न्यायालय को है। कोई मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को भी कुछ हद तक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों को विलंबित किया जा सकता है? हाँ, विलंबित किया जा सकता है। इसे आप आपातकालीन के समय जाकर देखते हैं, काफ़ी मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो देखिए, न्यायपालिका है। न्यायपालिका में आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हैं। मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आप बताएं, संसद को जो है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आप बताओगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। समानता का अधिकार संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में उल्लिखित है? तो बताओ, 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार उल्लिखित किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आप बताओगे, 14 जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने की बात किसमें कही गई? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया? तो बताओ 14 से। या स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है? तो बताओ 14 में ही बात किया गया है। चलते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता जो है प्रेस की स्वतंत्रता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद किस व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकतम संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 किसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद जो है शोषण के संबंधित है? अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण, जबकि 23 क्या कहा है? बलात् श्रम की बात। बलात् श्रम जबरदस्ती श्रम करवाने से रोक लगाता है। कौन सा? तो 23। कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना? 14 वर्ष ना हो। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी रिट का तो समादेश जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जारी किया। मौलिक अधिकार छीनी नहीं जा सकती है। चलते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो आप बताओ किसके तहत? तो 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं, 5 अनुच्छेद कौन से हैं? समता के 5 अनुच्छेद। तो बताओ 14 से 18 तक जो है समानता या समता की बात की जाती है। तो 14 से 18 में याद करना है आपको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित, बच्चों के शोषण 24 और बड़ों का जो है बात हो जाएगी तो 23, उससे बलात्श्रम की बात होती है। चलते हैं, संविधान के अनुच्छेदों कारखानों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कोई बच्चा कम है तो उसको कारखानों में काम पे नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हीबियस कार्पस जो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लगाई जा सकती है, हीबियस कार्पस का। चलते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का स्वतंत्रता देता? तो अनुच्छेद 23 के तहत जो अल्पसंख्यक अपने मनपसंद जो है शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा जो है? अनुच्छेद 25 में कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा था कि ये जो है संविधान की आत्मा है? तो बताओगे बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। देखिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की हृदय और एवं आत्मा कहा था। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एंड हीबियस कार्पस दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से है। अभी बात हीबियस कार्पस की हो चुकी है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो कोई पुलिस नज़रबंद करती है तो उसको आपको बताना होगा कि क्यों किया है, क्या रीजन है, तो सब कुछ ये किसके तहत? तो बताओगे हमारे मौलिक अधिकार के तहत ही है। चलते हैं, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि परम देश, हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का अर्थ होता है कि क्या, हम आदेश देते हैं। इसी को अंग्रेजी में मैंडेमस कहा जाता है। समादेश किसका अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता? तो अधिकार परीक्षा, कोई व्यक्ति बिना अधिकार के मान लो किसी दूसरे पद पे बैठ जाता तो आज उससे अधिकार पूछा तो किस अधिकार से आप इस सीट पे बैठे हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो बताओ एक कानूनी अधिकार है, पहले एक मौलिक अधिकार हुआ था जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो बताओगे संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार, संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारती ने जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार दिया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार हो गया है। मूल अधिकार नहीं तो संपत्ति का अधिकार क्या है? कि बहुत बार पूछा गया संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं है, बार बार आपको याद कर लेना है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का रिट कहाँ पर जारी किया था? तो उच्च न्यायालय में जो है जारी किया। 7, 17 और 18 में किसकी सामाजिक समता की बात की गई? 17, 18 में। भारत में उच्चतम न्यायालय में किस मामले को माना था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ के मामले में जो माना गया था। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में जो लागू नहीं है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का कौन सक्षम है? और संसद जो है सक्षम है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की नियुक्ति को प्रतिबंधित आरोप है तो संसद जो है ऐसा कर सकता है। चलते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के नाम से इसे जाना जाता है। अब 12वां चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो बताओ आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक है? तो बताओ 36 से 51 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अब देखिए, समतावादी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है? किसमें? तो बताओ नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए के मुख्य उद्देश्य है कार्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का किया गया था। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया था तो नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की बात हुई। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं, मतलब इसको कोर्ट के द्वारा आप जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, 100% नहीं कह सकते।
कार्यान्वित कराने के मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? राजनीति के नीति निषेध तत्वों में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। आप इस किसमें? तो अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो आप क्या बताओगे किसमें है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व में। देखिए, बहुत बार मिला है, इसको आपको समझ के रखना है। देखिए, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य का नीति निषेध कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। चलते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निषेध तत्वों का प्रेरणा हम संविधान से किस संविधान से प्राप्त करते हैं? तो नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलते हैं, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्न में से किस देश संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आप बताओगे, आयरलैंड से लिया गया। इसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, ऑनलाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और राज्य कार्यपालिका का पृथककरण किया गया है? तो 50 में, अनुच्छेद 50 में राज्य के नीति निषेध तत्व में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग करने के प्रावधान की बात की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों के सिद्धांत को मुख्य कारण सम्मिलित करने क्या था? तो बताओगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मूलभूत संविधान के कौन सा भाग राज्य में कल्याण की संकल्पना करता है? तो राज्य के नीति निषेध। देखिए, कल्याणकारी वाला कितना बार आ रहा है, बहुत बार रिपीट एग्जामों में भी हो चुका है। कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं, मतलब आप इसको कोर्ट के द्वारा जो है जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मूल अधिकार को आप लागू करा सकते हैं। चलते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में किस में उल्लिखित है? तो आप बताओगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के अंग हैं ये। चलते हैं, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नहीं, आप जरूर पढ़ें, नहीं तो अन्यथा गलत करके जाए। नीति निर्देशक तत्व तो है इनमें से कौन सा? सो समान नागरिक संहिता जो है किस में बात की गई है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक से। देखिए 4 दोनों समान है, तो समान नागरिक संहिता आप याद कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समतावादी के नाम से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत को का स्थापना किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये बताओ कि 40 क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व में ही आते हैं अनुच्छेद 40। 36 से लेकर जो है 51 तक जो है बात की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वह सिद्धांत कौन सा जो गांधीवादी सिद्धांत? तो आप बताएंगे स्वशासन को प्रभावी एकलों में ग्राम पंचायत का गठन कह सकते हो। स्वशासन किसमें? तो ये बताओगे गांधीवादी सिद्धांत, जो ग्राम पंचायत के गठन की बात सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही किया था। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस लिए है? तो राज्य के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कितने आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए? तो अनुच्छेद 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। चलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में बात की? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में बात किया गया है। समान नागरिक संहिता जो है केवल लागू कहाँ पर? तो अनुच्छेद 44 के तहत कहाँ पर? तो केवल गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए 13वां चैप्टर हमारा आ गया। टोटल इसमें 39 चैप्टर, 39 से हमने 13 चैप्टर खत्म कर लिया है। प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहें इत्मीनान से, पूरा देख के जाएं। यदि आप आए हैं, वीडियो ओपन किया है, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं कहता हूँ कोई वीडियो एक बार ना 2 से 3 बार आप देखा कीजिए, रिवीजन अच्छे से किया कीजिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलने वाला है। संविधान के मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान किस समिति के संशोधितों के आधार पर किया गया था? तो आप बताओ, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य कब स्थापित किया? तो आप बताओगे 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप बताओ 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब देखो 4 और 2 6 और 1976 आप याद कर सकते हो। मूल कर्तव्य देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और संविधान जब बना 42वें संविधान संशोधन के तहत केवल 10 मूल सिद्धांतों के आचार आदर्शों को शामिल किया गया था। तो आप बताओगे मौलिक कर्तव्य के रूप में। देखिए बात की 1976 और बात की केवल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तो बताओ कि
4 का का जोड़ा गया था मूल कर्तव्य के रूप में, और 51 का ए अनुच्छेद में इनको शामिल किया गया था। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग में है, तो अब बताओगे 4 के का यहाँ पर होना चाहिए था। अब जो है वर्तमान में कुल कितने हैं, तो बताओगे 11 हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा वाला जो बात हुई 11वां जोड़ा गया है, पहले 10 ही थे। जब इनको शामिल किया गया था 1976 में तो केवल 10 थे। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलते हैं, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य के लिए सभी नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य है, किसी एक के लिए सभी के लिए लागू होता है। चलते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किसके संस्तुति पर शामिल हुआ था, तो स्वर्ण संघ समिति जो है बनाई गई थी इसके लिए, उन्हीं के संस्तुति में जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और किस अनुच्छेद में 51A में जोड़ा गया था। टोटल अब कितने हैं, तो बताओ 11 थे। जब बना था तो कितने थे, तो आप बताओगे 10 थे। इतना आपको याद करना है। पैसा तो भारतीय संविधान में मौलिक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो भाग 4A में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, 10 मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं फिर साथियों, बने रहे वीडियो में। चलते हैं, मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है, तो भी वही क्वेश्चन, यही वही का क्वेश्चन है, भाग 4 के का में है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप क्या बताओगे। हाय पूछा है तो 11 थे, पूछा जाता तो आप बताते 10। ये आपको याद रखना है, दोनों में अंतर है और थे में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो देखिए 42वें संविधान। कितनी बार रिपीट हो रहा है आपको याद ही हो जाएगा, इतनी बार रिपीट हो रहा है आपको। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है, देखो सही नहीं है, आपको ये याद रखो। देखिए सही नहीं पूछा, यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं वाला सब। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया था, किसी भी आदेश द्वारा सरकार के इच्छा अनुसार है, जब सरकार चाहे जब नहीं। मौलिक कर्तव्य क्या है, लोगों का कर्तव्य होगा कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, उसको परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, या स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी भी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिससे न्यायालय निश्चित करता है। ये तीनों सही, बस कौन सा आप एक गलत हो जाएगा इसमें से। मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने पर दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैसा तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। नहीं, ये तो गड़बड़ है, तो इसमें 21 के जगह यदि 48A होता तो ज़्यादा करेक्ट होता। इसमें 21 की जगह क्या कर लो आप सब 48A कर लो, तो पर्यावरण वाला कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए किस में बात किया गया है, तो 48 के ए में बात किया गया है। संविधान के अनुच्छेद भारतीय नागरिकों मूल कर्तव्य में शामिल है, तो 1951 में किस में 51A में जो है शामिल किया गया है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं पैर साथियों। अब भारतीय संसद से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए है। पूरा वीडियो इत्मीनान से बैठ के देखिए। भारतीय संघीय व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है, तो आप बताओगे संसद के नाम से। संसद के कितने सदन हैं, तो आप बताओगे 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। देखिए प्रतिनिधि सभा किसे नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। देखिए बात हुई कि लोकप्रिय सदन कौन सा, तो बताओ। स्थायी यानी परमानेंट सदन कौन सा है, तो राज्यसभा जो है को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, संसद बनती है किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों मिलाते हैं तब बनता है क्या संसद। संसद को किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 79 में, और राज्यसभा को 80 में, और लोकसभा को 81 में, और राष्ट्रपति को 52वें अनुच्छेद में जो है जगह मिली है। चलते हैं,
प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। तो 105 के तहत जो है संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हो सांसदों को। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आप संसद के कितने अंग तो आप बताओगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी? तो आप क्या बताओगे। संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दो सदन को मिला के बनेगी। तो बताओ 79 में कहा गया कि दो सदन और राष्ट्रपति को मिला के क्या बनेगा? संसद बनेगा। तो 79 में कहा गया है। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा? निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा है। भंग करने का अधिकार संसद को किसके पास है? तो बताओगे राष्ट्रपति के पास है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना, मैक्सिमम 6 महीना होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का संबंध किससे है? संयुक्त बैठक जो है संबंध में होती है साधारण विधेयक में जो है केवल जो है संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद जो है दोनों सदनों को यानी कैसे क्या बोला था संयुक्त बैठक, लेकिन अध्यक्षता जो है कौन करता? तो आप बताओ लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पास होना करने के लिए किया जाता है। संसद के दोनों सदनों किसी साधारण विधेयक को मतभेद होने पर दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या है? तो प्रथम विषय क्या? जब कार्यवाही शुरू होती है तो पहला क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। और कौन सी प्रथा जो है भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाएगी वो 60 दिन जो है बिना बताए अनुपस्थित रहता है। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। सांसदों का वेतन निर्णय कौन? संसद करता है। संसद में तो लोकसभा राज्यसभा मिलके। संसद का वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने की आवश्यक गणित होती है, यानी कम से कम मीटिंग में कितना 1/10 सदस्य होना चाहिए। यानी 500 है तो 1/10 कितना? 50 लोग उपस्थित होंगे तभी जो है सेशन चालू होगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत को संसद किससे मिलकर बनी है? तो आप बताओगे किन किन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनी। तो आप बताओ तीनों कहाँ मिल रहे हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कहाँ पर मिल रहे हैं प्यारे साथियों? तो आप बताओगे ऑप्शन ये में तो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? भारतीय संसद में कौन से शामिल हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति और दोनों सदन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह देखिए आंसर। संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है? तो संसद के अधिकारियों में क्या कौन कौन सम्मिलित हो जाएंगे? तो इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है संसद के अधिकारियों में शामिल हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव और अध्यक्ष राज्यसभा सभी जो है संसद के अधिकारियों में शामिल हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने का कोई कानून बना सकती है? तो बताए बिना किसी राज्य की सहमति के कोई भी कानून जो है केंद्र बना सकता है, संसद बना सकता है, केंद्र का। चलते हैं। भारत सरकार के नियमानुसार संसद के सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कुल राशि कितना? 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन अब 5 ही करोड़ ठीक है। किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो बताओ राष्ट्रपति लेता है। धन निर्गम यानी धन निर्गम का नियंत्रण कौन? संसद जब पास होता है तभी धन को निकाला जा सकता है। यदि आप पीडीएफ इसका पाना चाहते हैं तो आप जनमानस क्लासेस सर्च करें, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा युक्ति पब्लिकेशन का। तो प्यारे साथियों चलते हैं, इसके सेशन को प्रारंभ करते हैं। संसद के शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 9 से 10 के या 10 से 11 बजे या 11 से 12 बजे के बीच या 12 से 1 बजे के बीच। तो इसका उत्तर आप प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 12 से 1 बजे के सेशन को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे
शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। और 11 से 12 बजे के बीच को क्या बोलते हैं, तो आप इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। धन विधेयक प्राप्त करने के लिए कितने दिनों के पश्चात लोकसभा को वापस करना जरूरी है, तो 14 दिन ही केवल राज्यसभा रख सकती है। यदि उससे ज़्यादा रखती है तो धन विधेयक पारित माना जाएगा। धन विधेयक के मामले में जो है राज्यसभा को बहुत कम ही पावर मिला है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता, तो आप बताओगे संयुक्त स्पीकर या इसी को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, वही अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता के लिए कौन अधिकृत है, तो अभी बात हो चुकी है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशनों का अध्यक्षता करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है, तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। चलते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कब, लोकसभा अध्यक्ष जो है सत्रावसान करता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति को समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें, अब बताओ राष्ट्रपति में, लेकिन प्रयोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देखिए राष्ट्रपति वाला चैप्टर चला तो पूरी बात राष्ट्रपति के बारे में ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती, तो आप क्या बताओगे, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन सा, तो सर्वोच्च सेनापति आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितना 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विवाद निर्देशित करता उच्च न्यायालय जो करता है। चलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रस्तावक अनुमतों कम से कम संख्या 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति किसके चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली से अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो आप बताओगे उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। चुनाव कितने वर्षों बाद होता है, तो बताओ 5। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तब भी आपको 5 वर्ष ही बताना है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल सम्मिलित होते हैं। स्थानीय सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट। राष्ट्रपति किसके द्वारा, तो केवल राष्ट्रपति ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ये आपको याद रखें, और किसी भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं लागू होता। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता, तो किसके द्वारा, तो महासंसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति कौन पद गोपनीयता का पद शपथ दिलाता, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता, तो बताओ त्याग, देखिए शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता, लेकिन त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पद खाली तो 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। निर्विरोध पहले चुने जाने वाले, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने वाले जो नीलम संजीवा रेड्डी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो बिहार के राष्ट्रपति बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए लगातार 2 बार कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पद से पुनः निर्वाचन के लिए योग्य बनाता है, तो बताओ अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। वित्त बिल किसकी पूर्व स्वीकृति के नहीं पास हो सकता, तो वित्त बिल जब भी लाया जाता तो पूर्व राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति पहले ही अनुमति ले ली जाती है, तो बाद में कोई समस्या ही नहीं होता। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा बदलने या कम करने का किसके पास अधिकार होता है, तो बताओ राष्ट्रपति के। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने, तो अब बता दें, अब लोकसभा में कोई भी सदस्य नहीं चुने जाते, केवल जो है राज्यसभा में 12 सदस्य ही चुने जाते हैं। अब 14 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसमें पुराना टाइप है। किसी विधि के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो बताओ राष्ट्रपति को किसी भी विधि लेने का अधिकार है। अब कुछ क्वेश्चन इसके बारे में है, तो इसको देख लेते हैं। पद से हटाया जा सकता है, तो क्या बताओगे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री हो तो संसद द्वारा जो है किस प्रक्रिया द्वारा, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति का पद कितने महीने के भीतर, तो 6 माह के भीतर जो है भर लिया जाना चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करेगा। चलते हैं, ये 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए, आहूत कौन करता है, तो बताइए राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता तभी बताएंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करेगा तो बताओगे लोकसभा स्पीकर करता है। देखिए, अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दोनों सदनों को किसी भी अपनी रोक सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत, 111 के तहत जो है स्वीकृति को रोक सकता है राष्ट्रपति। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलते हैं, अब बात होती है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सन 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति प्रदान किया था, तो अनुच्छेद 121 में, 142 में या 123। तो 123 क्या है, तो बताओगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो बताओगे 123 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के, तो कि राज्य के मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं, किसकी, तो आप बताओगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 1 और 3 की जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 1, 3 तो होनी चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है, इसका सी करेक्ट हो जाए। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। चलते हैं, सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी परामर्श ले सकता है, तो 143 के तहत जो है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है, तो बताओगे राष्ट्रपति करता है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के दोनों पदों को सुशोभित किया था, तो बताओगे एम हिदायतुल्लाह ने जो है दोनों पद को संशोधित किया था। सभी राजदूतों तथा कमिश्नरों को प्रत्यय पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, धन विधेयक, क्योंकि उसकी स्वीकृति पहले ही दे चुका होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो आप बताओगे 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती। बहुत जल्दी ही समाप्त हो रहा है सेशन, तो परेशान न हो, बने रहें प्यारे साथियों। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सलाह किससे, तो सर्वोच्च न्यायालय की से ली जाती है। चलते हैं प्यारे साथियों, आज राष्ट्रपति खत्म कर लेते हैं, कल से हम जो उपराष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितने वेतन दिए जाते हैं, तो 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को। नामांकन के समय राष्ट्रपति को उम्मीदवार की जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 होती है। श्री प्रतिभा पाटिल गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन था, तो बताओगे 12वां। और बताएं 11वें कौन थे, तो बताओगे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम थे। किस पे पहली बार JB वीटो का प्रयोग हुआ था, तो बताए डाक विधेयक पे। तो डाक विधेयक, डाकघर की कोई भी चिट्ठी या पाती आती तो सरकार उससे चाहती, तो कोई शक होता तो उसको खोल के चेक कर सकती उसमें है क्या, लेकिन राष्ट्रपति ने जो है इस संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया था, वीटो पावर लगा दिया था इसे। राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदनों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो एंग्लो इंडियन। लेकिन अब बता दूं एंग्लो इंडियन को नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी अनुपस्थिति में कार्य कौन ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, लोकसभा उसे पूर्ववत पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देती तो अनुमति देना ही होगा। ये तो पुनर्विचार के लिए और उसको कोई संशोधन नहीं करता, तब भी राष्ट्रपति को उसको अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार उपराष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो बताओगे विधायी अधिकार है। चलते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, मतलब यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, और जब तक असहमति उस विधेयक रहता है।
भारत के राष्ट्रपति कौन से कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे? तो ज्ञानी जैन सिंह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रहे सदस्य रहे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद जो है लाभ का पद का निर्णय करता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार मिलता है? तो राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता? तो कोई प्रावधान नहीं, कितनी बार भी बन सकता है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं, जो सदा भारतीय धर्म को निरपेक्षता का सर्वधर्म समभाव कहता था, तो डॉक्टर यस राधाकृष्णन जो है हमेशा जो है सदा भारतीय धर्म को निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहते थे। संवैधानिक अध्यक्ष कौन माना जाता है? तो राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति तथा अपना त्यागपत्र निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसी राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी? तो आप बताओगे कितनी वर्ष होती है? तो आप बताओगे 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के द्वारा दोनों सदनों को है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? तो 12 सदस्य जो है राज्यसभा में, और लोकसभा में अब कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते। ये आपको याद कर लेना है। अब कल से जो है हम उपराष्ट्रपति के सेशन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।